कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, बगल आए होंगे मन लगा के, और पढ़ते रहिए और साथ में खेलते कूदते रहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम पार्ट 1 में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े और फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने एसिड्स के बारे में अच्छे से समझा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिस के बारे में डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं बेसिस के बारे में। अभी हम लोग एसिड्स के बारे में अपने पिछले टॉपिक में पढ़ के आए हैं, बहुत बढ़िया ढंग से समझा है हम लोगों ने एसिड को, बहुत ही सरलता से समझ कर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब समझ कर आए हैं। तो आपको बताएं कि ये जो बेस होते हैं ये एसिड्स के जस्ट उल्टा होते हैं, या हम कहें जस्ट उसके अपोजिट होते हैं। अगर इस बात को आप लोग अभी जब ये हम बेस पूरा खत्म कर लेंगे तो आप ये बात खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं बेस को हम लोग। तो बेस आपका सबसे पहले हम बताएं कि बेस आपका वो सब्सटेंस होता है जिसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं या जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में ये अपने OH माइनस हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं आपके OH माइनस आयंस, ठीक है। तो पानी में जब हम इसको डालेंगे तो ये सॉल्यूशन में आपका हाइड्रोक्साइड के आयंस रिलीज करेगा। और वहीं जब हमने एसिड में देखा था तो उसमें जब एसिड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तो वो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के आयंस रिलीज कर रहा था, H+ के आयन रिलीज कर रहा था, लेकिन बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होंगे OH माइनस। अब यहाँ पर हमने एक्वस फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, ये आपका जो सॉल्यूशन होगा ये एक्वस होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं विच डिसॉल्व्स इन वाटर, और हम लोग जानते हैं कि जिस सॉल्यूशन में भी आपका वाटर सॉल्वेंट होता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर लिखा है डिसॉल्व्स इन वाटर, तो आपको खुद समझना चाहिए कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आपका वाटर है और सॉल्यूट आपका बेस है, ठीक। बेस को ही तो डाल रहे हैं, तो बेस को जब आप वाटर में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस निकलेंगे, यानी OH माइनस आयंस निकलेंगे। अब ये आयंस क्या होते हैं ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। जब इसमें चार्ज होता है निगेटिव या पॉजिटिव लगा होता है तो ये आपके आयंस होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी ये डिफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं, और हम लोग और भी इसकी डिफिनेशन बता सकते हैं आपको, क्या कि बेस आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका की टेस्ट बिटर होता है। अब बिटर का मतलब क्या होता है? बिटर का मतलब होता है कड़वा, ऊपर लिखे दे रहे हैं बिटर का यानी मतलब होता है कड़वा टेस्ट। मतलब बेस आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका स्वाद जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं, जिनका स्वाद कड़वा होता है। और एसिड्स में हमने क्या देखा था? एसिड्स का स्वाद कैसा था? एसिड्स का स्वाद खट्टा था, यानी सोर वहां पर हमने लिखा था, और यहाँ पर बिटर लिखा है, बिटर मतलब कड़वा, और वहां पर सोर लिखा था, सोर यानी आपका खट्टा। अब हम यहाँ पर बार बार हम आपको बेस के साथ एसिड को भी बताते जा रहे हैं, इसलिए ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए, कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो हम तो सीधे बेस को ही पढ़ाते चले जाएं, एसिड्स के बारे में यहाँ पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एसिड्स के साथ में इसलिए बोलते जा रहे हैं, वापस से दोहराते जा रहे हैं, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए, अच्छे से आप समझ पाएं, ठीक। अब इसकी हम लोग और डिफिनेशन एक लिख सकते हैं। अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। यानी अब न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है कि आपकी जो एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एसिड्स की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देता है ये जब हम इसको बेस के साथ जोड़ते हैं, ठीक। तो बेस आपका जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। न्यूट्रलाइज का मतलब कि उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को कैंसिल कर देता है, यानी ये जब बेस को हम लोग एसिड के साथ मिलाएंगे तो एसिड की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। तो अब हम लोग देखेंगे एल्कलाई के बारे में। अभी हम लोगों ने बेस के बारे में पढ़ा, तो वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कलाई बोलते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग एल्कलाई बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन देख सकते हैं हम लोग, अ बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कलाई। ये इसकी सिंपल सी डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। और जो आपके सॉल्युबल बेस जो होते हैं या जो ये आपके एल्कलाई होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं एज कम्पेयर टू आपके इनसॉल्युबल वाले बेसिस, ठीक। जो आपके इनसॉल्युबल बेस होते हैं उनके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, और वो इनसॉल्युबल वाले बहुत कम यूजफुल होते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी जो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होती हैं। आपकी ज़्यादातर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में होती हैं ज़्यादातर, यानी वाटर सॉल्यूशंस में होती हैं। तो आपकी जो ये क्लास 10 की बुक है इसमें आपके सिर्फ यही वाटर सॉल्युबल वाले बेस ही दिए गए हैं, यानी एल्कलाई ही दिए गए हैं सारे। तो
तो यहाँ पर आपकी बुक में अगर हम जब जनरली बेस की बात करेंगे तो वो आपका एल्कलाई ही होगा। इनसॉल्युबल बेस को हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, तो अगर हम यहाँ पर बेस बोल रहे हैं इसका मतलब वो एल्कलाई होगा, यानी वाटर सॉल्युबल वाला बेस होगा। इनसॉल्युबल बेस की बात हम लोग यहाँ इस क्लास 10th में नहीं करेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बुक में समझ में आ गए। यहाँ पर जब भी हम बेस बोलेंगे तो वो क्या होगा, कौन कौन सा बेस होगा, वाटर सॉल्युबल बेस होगा, या हम कहें एल्कलाई होगा। ठीक, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद हम लोग अगली जो चीज देखेंगे वो ये है कि व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन। हमने इसी प्रकार एसिड्स में भी देखा था कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो उसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि उसमें जब हम उसको पानी में डाल रहे थे तो उसमें हाइड्रोजन आयन निकल रहा था या H+ आयन निकल रहा था, और वो जाहिर सी बात है H+ आयन निकल रहा है। अब वाटर का सॉल्वेंट है तो एक्वस ही होगा ना, वैसे इसमें भी एक्वस ही होगा। ठीक, तो जो बेस होते हैं इनमें कॉमन क्या होता है कि जब हम बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसमें हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। तो हम लोगों ने एसिड्स में देखा था कि कुछ एसिड्स हम लोग के नेचर में बहुत स्ट्रांग थे, कुछ हम लोग के एसिड्स नेचर में वीक थे। अब एसिड्स में स्ट्रांग होगा या वीक होगा एसिड, उसका नेचर डिपेंड कर रहा था कि वो कितने H+ आयन निकाल रहा है। ठीक, मतलब हमने एसिड लिया, उसको वाटर में डाला, अब तो आयनाइज होने के बाद यानी आयंस में टूटने के बाद वो H+ के आयन निकालेगा। ठीक, यही तो एसिड में होता है। तो अब वो अगर पूरी तरह से आयनाइज हो जा रहा है एसिड और फिर वो ज्यादा आयंस निकाल रहा है, हाइड्रोजन के ज्यादा आयंस निकाल रहा है, पूरी तरह से आपका वो आयनाइज हो रहा है, तो वो उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा। जितने ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस निकालेगा आयनाइज होकर के वो उतना स्ट्रांग एसिड था, और जो जितने कम हाइड्रोजन के आयंस निकाल पा रहा था वो उतना वीक एसिड था। बेस के लिए भी देखेंगे कि कुछ बेस आपके स्ट्रांग होंगे और कुछ बेस आपके वीक होंगे नेचर में। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रांग बेस को समझते हैं। अब एसिड में H+ पे डिपेंड कर रहा था और बेस में किस पर डिपेंड करता है, OH आयंस पे। यानी बेस को अगर हम उसमें वाटर में डाल रहे हैं, ठीक, तो आयनाइज होने के बाद वो कितने OH के आयंस निकालेगा और वो डिपेंड करेगा कि कौन स्ट्रांग होगा और कौन वीक होगा। अब अगर वो बेस को डालने के बाद आयनाइज पूरी तरह से आयनाइज हो जा रहा है और वो बहुत ज्यादा OH के आयंस निकाल रहा है, लार्ज अमाउंट में OH के आयंस निकाल रहा है, तो वो आपका स्ट्रांग बेस होगा कि नहीं। और अगर वो ज्यादा नहीं OH के आयंस निकाल पा रहा है, पूरी तरह से नहीं वो उसमें आयनाइज हो पा रहा है, पूरी तरह से आयंस में नहीं टूट पा रहा है, तो वो कम आपके अमाउंट के हाइड्रोक्साइड आयंस निकालेगा और वो आपका वीक बेस होगा। इतनी बात समझ में आई। ज्यादा OH आयंस निकालेगा, ठीक, पूरी तरह से आयनाइज होगा और ज्यादा OH के आयंस निकालेगा तो स्ट्रांग बेस, और अगर पूरी पार्शियली मतलब होता है कि नॉट कंप्लीटली, पूरी तरह से जब नहीं आयनाइज हो पाएगा, आयंस में पूरी तरह से नहीं टूट पाएंगे, सब आयन पूरी तरह से आयंस नहीं बन पाएंगे, तो वो कम अमाउंट के हाइड्रोक्साइड आयंस निकाल पाएगा और वो वीक बेस होंगे। ठीक, ये बात समझ में आई। आयनाइजेशन मतलब कि आयंस में टूट रहा है, आयंस में टूटने को बोलेंगे आयनाइजेशन। ठीक, अब इसके एग्जांपल हम लोग जैसे देख सकते हैं, तो स्ट्रांग बेस में आपका होगा NaOH का आप एग्जांपल इसके लिए देख सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर लिखे दे रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक के लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके लिए आपका एग्जांपल हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH वोल्टाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके एग्जांपल हो गया स्ट्रांग बेस के लिए और आपका वीक बेस के लिए। आप बेस में भी समझ सकते हैं कि अब अगर हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने में आपके OH के आयंस बढ़ रहे हैं, OH के आयंस बढ़ रहे हैं, मतलब इधर जब जाएंगे तो ज्यादा OH के आयंस निकलेंगे, और जो इधर हम जाएंगे तो इधर वाले सब्सटेंस इधर जाने पे कम OH के आयंस निकलेंगे। तो ये बताइए कि किधर आपके स्ट्रांग बेस होंगे और किधर आपके वीक बेस होंगे। ठीक, कोई इधर जाने पे यानी इधर लेफ्ट से राइट जाने पे आपके ज्यादा OH के आयंस निकल रहे हैं बेस के, तो ये बताइए कि आपका वो किधर स्ट्रांग बेस होगा और किधर वीक बेस होगा। तो आप जानते हैं कि जो ज्यादा अमाउंट के OH आयंस निकालता है वो आपका स्ट्रांग बेस होता है। तो अब इधर जाने पे ज्यादा निकल रहे हैं यानी इधर आपका स्ट्रांग बेस होगा, और जिधर आपके कम OH के आयंस निकल रहे हैं उधर आपके वीक बेस होंगे। ठीक, ये बात हो गई आपकी बेस के लिए। और एसिड के लिए इधर देखिए हमने
एसिड के लिए डिपेंड कर रहा था कि हाइड्रोजन के आयंस कितने निकाल रहा है। इधर लेफ्ट, इधर इसमें राइट से लेफ्ट जाने पे बग रहे थे H+ के आयन, तो इसका मतलब इधर एसिडिक नेचर बगेगा, और इधर एसिडिक नेचर बगेगा तो इधर स्ट्रॉन्ग एसिड थे और इधर आपके वीक एसिड थे। तो ये बात आपके एसिड के लिए थी। ठीक, यहाँ पे बेसिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर बढ़ता है। ठीक, तो OH के जब बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, मतलब बेसिसिटी बढ़ेगी, यानी बेस वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इधर जाने पे आपके एसिड में यानी H+ आयंस बढ़ेंगे, यानी एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और अगर हाइड्रोजन के आयन बढ़ रहे हैं, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो इधर आपके स्ट्रांग एसिड होंगे और उधर वीक एसिड होंगे। यानी जैसे जैसे H+ के आयन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके एसिड स्ट्रांग होते जाएंगे, और जैसे जैसे आपके OH के आयन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका बेस स्ट्रांग होता जाएगा। यानी पानी पे डालने पे, पानी में डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन में, ठीक है, पानी में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें जितने ज्यादा H+ के आयन निकलेंगे वो उतना स्ट्रांग एसिड होगा, और जितने ज्यादा OH के आयन निकलेंगे वो उतना स्ट्रांग बेस होगा। यानी OH के आयंस डिपेंड करते हैं बेसिक उसके नेचर को बताने पे, बेसिक के नेचर को बताने पे, और H+ आयन डिपेंड करता है एसिड के नेचर को बताने पे। तो ये बात थी, बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गई, मजा आ गया। ठीक है, अब हम लोग बेस की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, बस इसके बाद बेस भी हमारा समाप्त होने वाला है। बस इसकी हमें प्रॉपर्टीज अब समझनी है बेस की, बस। तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी बेसिस की अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी बेस में कि बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बिटर यानी होता है कड़वा, ठीक है, बिटर का मतलब कड़वा होता है। तो बेसिस जो है आपके ये स्वाद में, टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी बेसिस फील सोपी टू टच, यानी जब हम बेसिस को टच करेंगे तो हमको वो सोपी फील होंगे। सोपी यानी स्लिपरी, यानी फिसलन वाला, ठीक, जो स्लिपरी, जिसमें जो चिकनी चीज होती है जिसमें फिसलन होती है तो उसको सोपी बोलते हैं। तो बेसिस फील सोपी टू टच, यानी स्लिपरी, ठीक, जिसमें फिसल जाए। ठीक, इसके बाद ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये क्या है हम आपको बता चुके हैं, इंडिकेटर्स में बताए थे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में। इसका आपका प्रैक्टिकल भी बहुत आता है, मतलब प्रैक्टिकल करना पड़ता है इसका आपको, तो आपको समझना आना चाहिए आपको। इंडिकेटर्स में बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि होता क्या है। आपको एक सब्सटेंस दे दिया जाएगा, ठीक, आपको बीकर में एक सॉल्यूशन दे दिया गया मान लीजिए, और आपसे कहा गया कि इसको पता कीजिए कि ये एसिड है कि बेस है। और आपको 2 लिटमस पेपर दे दिए जाएंगे, 2 स्ट्रिप दे दी जाएंगी, एक होगी रेड कलर की और एक होगी ब्लू कलर की। अब आपको करना क्या होगा ये देखिए, आप पहले ब्लू वाली को इसमें डालेंगे, ठीक, आप क्या करेंगे, ब्लू वाले को इसमें डालेंगे। जब आप ब्लू वाले को इसमें डालेंगे और देखेंगे कि उसके बाद निकाल कर जब आप देखेंगे तो अगर इसमें कलर चेंज हो रहा है, यानी वो ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपका एसिड है। और अगर नहीं चेंज हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आप हटा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे आप, अब आप डालेंगे रेड लिटमस को। अब आपने रेड लिटमस पेपर को इसमें डाला सॉल्यूशन में, और जब आपने रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में जब डाला उसके बाद निकाला तो आप क्या देखेंगे कि जो रेड लिटमस है उसका कलर अगर उसका कलर रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो बेस है। ठीक, तो अगर रेड वाला ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो आपका बेस होगा, और अगर ब्लू वाला रेड में चेंज हो रहा होगा तो वो आपका क्या होगा, एसिड। ठीक, तो ये आपकी बात थी। अब हो सकता है कि आपको 2 सब्सटेंस दे दे और दोनों सब्सटेंस में पूछे कि इसमें एसिड बताइए और इसमें बेस बताइए, तो क्या करेंगे आप कि पहले एक बार रेड वाले को उसमें डालेंगे, फिर एक बार ब्लू वाले को एक पहले वाले में डाल लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर दूसरे वाले में उसी पेपर को फिर पलटा के आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से होता है। आपको स्ट्रिप, आपको डायग्राम बना के बताए दे रहे हैं, जैसे ये आपकी स्ट्रिप है रेड कलर की, ठीक, और ये आपकी है ब्लू कलर की, ये ब्लू है और ये रेड है। अब आपको दो दिए गए सॉल्यूशन और बताना है इसमें कि कौन सा आपका बेस है और कौन सा आपका एसिड है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको आधा, इसको यहाँ तक, इसको इसमें डुबोएंगे। ठीक, अगर ये कलर चेंज कर रहा है तो आप बता देंगे। कलर चेंज आपको याद रखना है बस कि अगर रेड वाला ब्लू में चेंज हो रहा है तो ये क्या है, बेस, और अगर ब्लू वाला रेड में चेंज हो रहा है तो ये क्या है, आपका एसिड। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, आप आराम से बता देंगे कि वो एसिड है या बेस। अब ये रेड वाला था, इसको हमने डाला इसमें, अगर कलर चेंज हो रहा है तो ठीक है, नहीं चेंज हो रहा है तो ठीक है। ठीक, तो अब इसके बाद आप इसको फिर से इसमें डालेंगे,
ठीक, इसमें डालेंगे। अब ये नहीं कि इधर ही वाला डाल दें, इधर वाला हम यूज कर चुके हैं तो इसको छोड़ देंगे, इसको हम लोग उल्टा पकड़ के ये इधर इसको घुमा के ये वाला पार्ट डालेंगे, ऊपर वाला पार्ट डालेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पेपर बचा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको 4 लिटमस लेने पड़ेंगे, तो 4 लेंगे तो उसमें बर्बादी ज्यादा होगी। इस तरह से आप बचा सकते हैं। पहले इसको नीचे वाला थोड़ा पार्ट डाल के देख लीजिए, फिर दूसरे में जब डालना हो तो इसी का ऊपर वाला पार्ट डाल के देख लीजिए, और यहाँ बीच से आप पेपर फंसा सकते हैं। ठीक, इसी तरह ब्लू वाले को भी डालने के लिए आप बीच में इसको फंसा लेंगे, पहले इसको इसमें डाल के देखेंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट को इसमें डाल के देख लेंगे। ठीक, और जो जिस हिसाब से कलर चेंज हो रहा होगा आप बता देंगे कि रेड हुआ है या ब्लू है। ठीक, तो ये बात थी लिटमस पेपर को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से हमें लिटमस पेपर बचाना भी जरूरी है। ठीक है, हमें चीज बर्बाद नहीं करनी चाहिए, तो उसको बचाना भी जरूरी है, तो बचाएंगे हम लोग। ठीक, किस तरह से वो भी देख लिया, और किस तरह से पता करेंगे। अगर एक सब्सटेंस है उसमें पता करना है तो कैसे पता करेंगे, अगर 2 सब्सटेंस है उसमें पता करना है तो कैसे पता करेंगे, सब बात समझ में आ गई अच्छे से। अब कलर चेंज आपको बस याद हो रखना है कि जो अगर रेड लिटमस तो ब्लू लिटमस, रेड ब्लू में चेंज होगा तो बेस होगा, और अगर ब्लू रेड में चेंज होगा तो एसिड होगा। तो एक बार आपको रेड वाला डालना पड़ेगा, फिर एक बार ब्लू वाला डालना पड़ेगा। ठीक, दोनों डाल करके आपको देखना पड़ेगा। अब 4th प्रॉपर्टी है इसकी, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। बेसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अब इसमें या तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ये फिजिक्स का पार्ट है आपका, इसमें बताया जाएगा कि मेटल्स में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए कोई ले जाने वाला होना चाहिए, इतनी बात है। हाँ, कि इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज जो हैं उनको ले जाने वाला कोई होना चाहिए, जो चार्ज होते हैं उनको कोई फ्लो कराने वाला चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ये बात होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने से मतलब ये है कि आपके या तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं तो या तो उसमें आयंस प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट हो, आयंस प्रेजेंट हो। तो ये आयंस आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं, यानी चार्ज को ये फ्लो करा देते हैं, चार्ज को ये पास करते हैं आगे। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं आगे। तो बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी सॉल्यूशन में, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में हमने देखा है कि चाहे एसिड को डालो चाहे बेस को डालो, आयंस में आयनाइज हो जाता है, यानी आयंस में टूट जाता है। ठीक, आयनाइज होने का मतलब आयंस में टूट जाता है, और अगर आयंस में टूट गया, उसमें हाइड्रोजन के आयंस निकल रहे थे, H+ के आयन निकल रहे थे, और इसमें क्या था कि इसमें आपके OH के आयंस निकल रहे थे। तो आयंस कोई भी निकले, बस आयन निकल रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देंगे, चार्ज को फ्लो करा देंगे। ठीक, तो ये बात थी आपकी बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन में। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस के कारण ऐसा होता है। और क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं, तो हाँ, बेसिस करते हैं सॉल्यूशन में और एसिड भी करते हैं सॉल्यूशन में। तो अब हम लोग 5th प्रॉपर्टी देखेंगे, बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यानी बेसिस को जब हम लोग मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसको, बेस को मेटल्स के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं NaOH, ये 2NaOH एक्वस है, यहाँ पर एक्वस प्लस जिंक। अब ये NaOH क्या है आपका, ये आपका बेस है। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हमने आपको बताया था, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो जिंक है आपका ये मेटल में होता है। ठीक, तो मेटल और जब बेस, इनको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन के बाद आपका बनेगा क्या, हाइड्रोजन निकलेगी गैस, और इधर आपका सॉल्ट बना है Na2ZNO। ठीक, Na2ZNO, और ये एक्वस है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बस आपको इतना याद रखना है कि इधर जो भी बनने दो, हाइड्रोजन गैस इसमें निकलनी है। ठीक, मतलब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पर चाहे कुछ भी बने। अगला पॉइंट यही है कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सॉल्ट बने, अगर बेस और मेटल को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सॉल्ट बनेगा या सॉल्ट बने। ठीक, तो यहाँ पर कुछ भी बने आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बस इतनी बात है। और इसीलिए हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बता सकते आपको। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब इस तरह से फॉर्मूले नहीं बता देते थे हमने, एसिड में आपको बहुत बताया है कि ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा, तो इसमें हम लोग ऐसी कोई फिक्स बात नहीं कर सकते हैं। बस इतना याद रखना कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बाकी यहाँ पर कुछ भी बन सकता है। ठीक, कुछ भी बन सकता है, सॉल्ट जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सॉल्ट ही बने, बल्कि बाकी में हमने देखा है, जैसे अगले में भी देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है कि सॉल्ट ही बनेगा। ठीक, चलो भाई, अब 6th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ें। तो 6th प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि बेसिस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी बेसिस जब नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे।
तो इसके लिए जनरली इसी को हम अगर इस तरह से लैंग्वेज में चेंज करके लिख दें इस लैंग्वेज में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ जब मिलेगा, बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर सॉल्ट ही बनाएगा, ठीक, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस मिल करके सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, मतलब यहाँ पर सॉल्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सॉल्ट ही बने। अब यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है, इसके पीछे वजह ये है, यहाँ पर देखिए जिंक जो है ये कैट आयन के साथ है, मतलब मेटल इसके साथ है, कैट आयन के, सॉरी कैट नहीं एन आयन के साथ है, यानी निगेटिव वाले के साथ है, और एक एन ये आपका कैट आयन एक आगे लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सॉल्ट बना रहा है। बाकी जरूरी नहीं है कि ये सॉल्ट बनाए, ठीक, बना भी सकता है नहीं बना सकता है, कब बनाएगा ये भी हमने आपको बता दिया। इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा बनाएगा बनाएगा। अब इसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे CO2 जो गैस होती है आपकी, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, और इसको जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे CaOH का होल ट्वाइस, जो कि आपका याद होगा आपको, तो ये आपका बेस है, ठीक, ये आपका हमने बेस में बताया था। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपका हमें क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस वाटर आपका निकल जाएगा। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है कि बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस के साथ या बेस एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे, जब भी मिलेंगे, तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, ये बात फिक्स है। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 2NaOH, जब H2SO4 आपका क्या है, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है, ठीक। तो ये जब आपका एसिड जब बेस के साथ मिलेगा, अब ये कैसा होगा, एसिड भी एक्वस होगा, ठीक, एक्वस है, हर जगह एक्वस है, वैसे लास्ट में लिक्विड है, ठीक। तो ये 2NaOH जो कि बेस है, ये जब H2SO4 यानी एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा। ये तो वाटर है, ये आपका सॉल्ट है, ये Na2SO4 आपका सॉल्ट है, तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ये इसके लिए एग्जांपल हो गया। इनमें होता क्या है, ये एसिड बेस के साथ या बेस एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, तो इनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बनाता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बनाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी होता क्या है कि एसिड और बेस जब भी कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक। दोनों एक, ये जो बेस है ये एसिड के इसको खत्म कर देगा, एसिड बेस के इसको खत्म कर देगा, यानी दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्टीज को खत्म कर देंगे और सॉल्ट बनाएंगे। एसिड वाला बेस की प्रॉपर्टी खत्म कर देगा, बेस वाला एसिड को खत्म कर देगा, और दोनों बेस बनाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब इसमें रियली होता क्या है कि आप इसमें जैसे हमने ये एग्जांपल देखी, इसमें लिखा है, तो इसमें होता क्या है आपका कि एसिड जो है, तो एसिड में आपके हाइड्रोजन आयन होगा, यानी H+ का आयन प्रेजेंट होगा एसिड में, बोलते हैं आपका अगर बेस है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन निकालेगा। तो ये एसिड जो है ये हाइड्रोजन आयन निकाल रहा है, बेस जो है ये OH- या हाइड्रोक्साइड आयन निकाल रहा है। तो ये दोनों जो जब कंबाइन करते हैं ये दोनों, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेते हैं। और ये देखो जैसे ये आपका H+ है, ये क्या है, ये H है आपका प्लस में, और ये OH क्या है, ये OH है माइनस में। ये प्लस माइनस वाले, ये जब H+ OH माइनस, ये दोनों जब करेंगे रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेते हैं और H2O बन जाता है, यानी ये आप एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर ये H+ न्यूट्रलाइज हो गया, बेस का OH- ये न्यूट्रलाइज हो गया, तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी तो खत्म हो गई। इधर देखो, अगर H+ OH के साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज होकर के H2O बन गया, तो H+ खत्म, OH खत्म। अब ये अगर H+ खत्म तो एसिडिक नेचर भी तो खत्म, और अगर OH खत्म तो बेसिक नेचर भी तो खत्म। तो एसिड नेचर खत्म, बेसिक नेचर खत्म, यानी अब ना बेस रहेगा ना एसिड रहेगा, न्यूट्रलाइज होकर के क्या बन जाएगा, सॉल्ट, ये वाटर बन जाएगा, और साथ में सॉल्ट भी बनाएगा जो बचे कुचेगा। ये होता है असल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किस तरह से न्यूट्रल हो जाते हैं ये हमने आपको समझा दिया, क्यों, क्योंकि H+ OH मिलकर के वाटर बना देते हैं। तो अगर H+ खत्म तो एसिडिक नेचर खत्म एसिड का, OH खत्म तो बेसिक नेचर खत्म बेस का। तो ये सब बातें थी, अब आप लोग समझ चुके हैं बढ़िया ढंग से, एसिड और बेस को समझ चुके हैं अब आप लोग। अब हमको इसमें आगे पढ़ना होगा सॉल्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एसिड बेस को मिला रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है, बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिला रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है, एसिड को जब हम लोग कार्बोनेट के साथ मिला रहे हैं तो आपका ये सॉल्ट बन रहा है, एसिड को जब हम मेटल के साथ मिला रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है, इसका मतलब सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट भी बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे, और अभी आगे हम लोग आपको अब सॉल्ट के बारे में ही पढ़ना है। तो अब अभी इसके बाद एक लेक्चर अभी पीएच के लिए और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एसिड और बेस में हमने जैसा आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कुछ वीक क्यों हैं, ये डिपेंड कर रहा है H+ और OH पे। और तो यही H+ OH, तो H+ के जितने बढ़ेंगे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, OH के जितने बढ़ेंगे उतना बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग एक स्केल बना लेते हैं जो कि हमारा यूनिवर्सल pH स्केल उसको बोलते हैं, pH स्केल, और उसी पे हम लोग यूनिवर्सल आपका इंडिकेटर बनाएं, उसी से यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है उसी बेसिस पे। तो पीएच के बेसिस पर आपका पीएच वैल्यू वगैरह ये सब अभी इस पे एक लेक्चर और बनेगा, और उसके बाद फिर आपका एक लेक्चर होगा, उसके बाद सीधे आपका हम लोग सॉल्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट में हम लोग पाएंगे और फिर इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस, धन्यवाद।